दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे डीपीएसपी पे, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों पे, और इससे जुड़े हुए सारी बारीकियों को हम देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों उससे पहले यदि 70 बीपीएससी में आप फाइनल सिलेक्शन लेना चाहते हैं, मेंस की तैयारी एडवांस करना चाहते हैं, तो आप टीम जीसी साइज का एटम बम बैच ज्वाइन कर लीजिए। और अब धीरे धीरे एक एक पीडीएफ आपको एवरी डे 2 दिन पर 3 दिन पर रटते रहना है, साल भर तक। बस साल भर तक 180 पीडीएफ आपको कंप्लीट करना है, आपका फाइनल हो जाएगा। 180 पीडीएफ आप पढ़ेंगे और उसके ये वीडियो भी है, बस आपको आपका रिजल्ट हो जाएगा। इसका 4,000 है। 83 73 98 40 95 पे संपर्क करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 100% इसको पढ़ना है, फाइनल होगा। हम बोल रहे हैं ना, फाइनल होगा। 100% रख जाइए और आपको 70 में फाइनल होना है, आप विद्वान बन जाइएगा। तो इसका चार्ज 4,000 है। 83 73 98 40 95 पे संपर्क करके आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आइए सबसे पहले देखेंगे राज्य की नीति निर्देशक तत्व। इसको इंग्लिश में डीपीएसपी कहते हैं, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत है। तत्व और सिद्धांत दोनों बोला जाता है। अब यह क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे इसकी भूमिका। भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विवेचना है, वर्णन है। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है, या ये सिद्धांत भारत की विभिन्न सरकारों और सरकारी अभिकरणों के नाम जारी किए गए निर्देश है, जो शासन व्यवस्था के लिए मूलभूत है। शासन व्यवस्था के लिए मूलभूत है। भूमिका लिख दीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन टीपीएसपी से आएगा तो यही भूमिका लिखना है जो बोले हैं। अपने मन से भूमिका नहीं लिखना है। अब नीचे आइए, अनुच्छेद 36 से 51 तक हम बोले हैं ना कि राज्य की नीति सिद्धांतों का वर्णन है। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। तो राज्य की वही परिभाषा है जो मौलिक अधिकार में हम राज्य बताए हैं। जैसे कि भारत की जो भी सरकार है, भारत सरकार, बिहार सरकार, अलग अलग राज्यों की सरकार, स्थानीय निकाय, सुप्रीम कोर्ट, स्टेट बैंक, ओएनजीसी, मतलब राज्य की परिभाषा में बहुत सारा चीज़ आता है। संसद, विधानमंडल, विधान परिषद, सब राज्य की परिभाषा में है। वैसा व्यक्ति या संस्था जिसको नियम बनाने का अधिकार है और उस नियम को लागू करवाने के लिए वह आम जनता को विवश करने की उसको शक्ति प्राप्त है, वह राज्य की परिभाषा में आता है। समझ रहे हैं, राज्य की परिभाषा में आता है। तो अब अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दिया गया। अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि ये भाग 4 में दिए गए सिद्धांत, यानी 38 से लेके 51 तक में जो सिद्धांत है वह न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं होंगे। यानी आप इस सिद्धांत को लागू करवाने के लिए न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। मौलिक अधिकार को लागू करवाने के लिए न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत न्यायालय में जाने का अधिकार भी आपको मौलिक अधिकार है। लेकिन 36 में जो सिद्धांत है उसको लागू करवाने के लिए आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। यानी वह राज्य के इच्छा पर छोड़ दिया गया है। सरकार इसे लागू करने के लिए कोई कानूनी रूप से बाध्य नहीं है, सरकार की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। समझ रहे हैं, हम उसकी आलोचना करेंगे आगे तो बताएंगे। तो ये जो 38 से 36 से 51 तक जो भी सिद्धांत है उसको राज्य की इच्छा पर छोड़ा गया है। यानी उसको क्रियान्वित करने के लिए न्यायालय में आप नहीं जा सकते हैं। समझ रहे हैं, लेकिन मौलिक अधिकार को क्रियान्वयन कराने के लिए आपको न्यायालय में जाने का अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत है। समझ रहे हैं। अब देखिए अनुच्छेद 37 में क्या कहा गया है कि भाग 4 के अंतर्गत दिए गए अधिकार, भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए सिद्धांत न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, लेकिन शासन व्यवस्था के लिए मूलभूत होगा। राज्य विधि बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करने का प्रयास करेगा।
यानी यह न्यायालय में तो परिवर्तनीय नहीं होंगे, लेकिन राज्य जो है यानी भारत सरकार, बिहार सरकार, जो भी स्टेट गवर्नमेंट है, संस्था है, अगर कोई कानून बना रहा है, नियम बना रहा है, तो इस सिद्धांत को लागू करने का प्रयास करेगा। समझ रहे हैं? क्योंकि यह शासन व्यवस्था के लिए मूलभूत है, मूल तत्व है, गवर्नेंस के लिए। आप जब शासन में जाएंगे तो आपको भी इसको लागू करना है, आपको भी। इसलिए हर स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए, जो बीपीएससी के आईएएस की तैयारी करता है, हर स्टूडेंट को पढ़ना चाहिए। तो अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 36 देख लिए, 37 देख लिए। अब हम जो है शुरुआत होती है 38 से 51 तक। अब मौलिक और नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण देखेंगे और नीति निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण जो है कई शीर्षकों में किया जाता है, कई शीर्षकों में। एक लोक कल्याणकारी समाजवादी सिद्धांत, एक गांधीवादी सिद्धांत और एक उदारवादी सिद्धांत। अलग अलग सिद्धांतों में वर्गीकरण किया जाता है। आप लोग भी इसी सिद्धांत के इसी के अनुसार वर्गीकरण करेंगे। इस वर्गीकरण से आपको कई लाभ होंगे, समझ में आ जाएगा कि लोक कल्याणकारी समाजवादी सिद्धांत क्या है, उदारवादी सिद्धांत क्या है और गांधीवादी सिद्धांत क्या है। इस सिद्धांत से भी अवगत हो जाएंगे और एक अच्छा व्यवस्था भी हो जाएगा, एक स्टैंडर्ड तरीका भी हो सकता है। तो अब नीति निर्देशक सिद्धांतों का हम वर्गीकरण देखेंगे। हम इस जो वर्गीकरण किए हैं इसी में क्रियान्वयन भी बोलेंगे। पीडीएफ में लिखा हुआ है क्रियान्वयन, हम बोल देंगे, क्योंकि हमको याद है पूरा, तो हम बोलेंगे इसको। और अब वीडियो भी छोटा हो जाएगा, लिखने से जो है ज्यादा अच्छा बोलना। लोक कल्याणकारी और समाजवादी राज्य, समाजवादी सिद्धांत यानी निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण किए हैं हम 3 भागों में। तो सबसे देखेंगे लोक कल्याणकारी एवं समाजवादी सिद्धांत। तो अनुच्छेद 38(1) में क्या है? राज्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था का स्थापना करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की प्राप्ति हो। अनुच्छेद 38(1) कहता है राज्य लोक कल्याण के लिए एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करने का प्रयास करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की प्राप्ति हो। 38(1). अब 38(1) के लिए कहिएगा कि इसके लिए क्या जो है प्रयास किया गया है। जो ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाएगा राज्य, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की प्राप्ति हो। तो सरकार का जो विभिन्न तरह के मंत्रालय होता है, मंत्रालयों का गठन है, वित्त मंत्रालय है, गृह मंत्रालय है, शिक्षा मंत्रालय है, सामाजिक कल्याण मंत्रालय है, जल संसाधन मंत्रालय है, कृषि मंत्रालय है। समझ रहे हैं? तो ये सारे मंत्रालय सरकार की जो भी कानून है, जो भी बोर्ड है, समिति है, जो भी विधेयक है, संसदीय कानून, राज्य विधानमंडल का कानून, बिहार सरकार का जो भी कानून है, उस सब कानून, चाहे आरक्षण की पॉलिसी हो, जनगणना हो, ये सब जितने भी प्रयास है सब जो है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की प्राप्ति के लिए ही बनाया गया है। सब कानून इसमें होलिस्टिक हम देख रहे हैं, चाहे भूमि सुधार हो या आरक्षण हो या महिला आरक्षण हो, पिछड़े वर्ग कल्याण हो या कानून का शासन हो, सब समझ रहे हैं। चाहे उद्योग को भी बढ़ावा देना हो या विदेशी व्यापार को बढ़ावा देना हो, सबका उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय ही है, चाहे चुनाव हो। समझ रहे हैं? अनुच्छेद 38(2) कहता है कि राज्य आय असमानता को कम करने का प्रयास करेगा। अब आय असमानता, जो आय विभिन्न वर्गों के, विभिन्न लोगों के बीच जो है आय में अंतर है ना, कोई किसी का अधिक आय है, किसी का कम है, तो आय में असमानता कम करने का प्रयास करेगा। तो आप देख ही रहे हैं, अब आय में असमानता कम करने के लिए राज्य द्वारा क्या प्रयास किया गया है? आयकर अधिनियम 1961, विभिन्न वर्गों से टैक्स लिया जाता है। तो आयकर अधिनियम 1961 के तहत जो आयकर लगाया जाता है उसके 2 लक्ष्य होते हैं। एक होता है, पहला लक्ष्य होता है कि सरकार को राजस्व की प्राप्ति करना, दूसरा कि सरकार इसके माध्यम से अधिक पैसा वालों पर
अधिक कर लगाती है, उस टैक्स के पैसा से गरीबों के कल्याण पर खर्च करती है। तो आयकर अधिनियम 1961 लागू किया हुआ है। इसके अलावा भूमि सुधार कानून को लागू किया हुआ है। पूरे भारत में भूमि सुधार बिहार में लागू है। जिसके पास अधिक भूमि था उससे लेकर कमजोर जिसके पास भूमिहीन था उसको बांटा गया है। देख रहे हैं गांधीवादी, ये सब गांधीवादी सिद्धांत है, सॉरी समाजवादी सिद्धांत है, समाजवादी लोक कल्याणकारी। उसके बाद अनुच्छेद 41 में कहता है कि राज्य जो है काम, शिक्षा, लोक सहायता का प्रबंध करेगा। राज्य जो है लोग काम के लिए, वृद्धा लोग सामाजिक सुरक्षा के लिए, लोक सहायता और शिक्षा का प्रबंध करेगा। तो आज जो है आप काम के लिए मनरेगा लाया गया है। सरकार स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, बिहार सरकार जीविका योजना, बिहार सरकार की जीविका योजना, उद्यमी योजना, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, 7 निश्चय, कृषि रोड मैप, ये सब रोजगार सृजन के लिए है। समझ रहे हैं, काम किए हुआ है। इसके मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना, प्रधानमंत्री पेंशन योजना, जननी सुरक्षा योजना दिख रहे हैं। तो अटल पेंशन योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, तो कई तरह के बीमा योजना है। एक एक बीमा से जुड़ी योजना, अटल पेंशन योजना याद रखिएगा। समझ रहे हैं, तो ये सब जो है प्रयास किए हुआ है। उसके बाद अनुच्छेद 42 में कहता है राज्य जो है काम की न्याय संगत दशाओं का व्यवस्था करेगा। काम की न्याय संगत और मनोवांछित दशाओं और प्रसूति सहायता का प्रबंध करेगा। अब काम की न्याय संगत दशाओं के लिए आप देखेंगे प्रसूति सहायता के लिए क्या है। वेतन अधिनियम 1976, समान प्रसूति सहायता के लिए मातृत्व लाभ अधिनियम 2017, मातृत्व लाभ अधिनियम 2017 है, जिसमें महिलाओं को जो है काम पर जो है मातृत्व लाभ की व्यवस्था की जाती है। इसके अलावा काम की न्यायसंगत और मनोवांछित दशाओं के लिए सरकार जो है श्रम से जुड़े हुए बहुत सारा कानून बनाया हुआ है। अभी भारत सरकार के 44 श्रम कानूनों को 4 श्रम संहिताओं में तब्दीली किया है। तो श्रम संहिता बनाया हुआ है सरकार, इसके क्रियान्वयन के लिए। अनुच्छेद 43 कहता है उद्योग प्रबंधन कामगारों के भाग लेने का प्रबंध करेगा। यानी राज्य को आदेश देता है कि उद्योग के प्रबंधन में कामगारों के भागीदारी के लिए प्रबंध करेगा। तो 4 श्रम संहिता लागू किए हुआ है सरकार। CST जो है, कॉर्पोरेट सोशबिलिटी जो है, CSR जो है सरकार जो है लागू किए हुआ है। उसके बाद अनुच्छेद 47 कहता है पोषाहार लोक स्वास्थ्य में सुधार का प्रबंध करेगा। अब पोषाहार के लिए प्रधानमंत्री खास नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत या प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत जो है पोषण योजना लागू की हुआ है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो है 5 किलो अनाज जो है देश के 67% आबादी को 81 करोड़ लोगों को जो है फ्री में 5 किलो अनाज दिए जाते हैं हर महीने। पोषण सुरक्षा के लिए, लोक स्वास्थ्य के लिए जो है आयुष्मान भारत हो, स्वास्थ्य नीति हो या आयुष्मान भारत हो या डिजिटल स्वास्थ्य मिशन हो, देख रहे हैं ये सब जो है लागू किए हुआ है। बिहार सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में PMCH हो या PMCH हो या राज्य स्तर से लेके और प्रखंड स्तर पर स्वास्थ्य केंद्रों का जो है श्रृंखलाबद्ध स्थापना किए हुआ है। तो यह स्थिति है, एक एक योजना का नाम लिख देना है। अब ये जो है इस सारे प्रयास जो है शिक्षा हो गया, आय असमानता हो गया, काम की न्याय संगत दशा हो गया, प्रसूति हो गया, उद्योग प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी, खाद्य सुरक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, ये सब जो है समाजवादी लोक कल्याणकारी सिद्धांत है। काम की व्यवस्था हो गया, समझ रहे हैं, अब सबके लिए प्रयास किए हुआ है। अब जो है गांधीवादी सिद्धांत देखेंगे। अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों गठन का राज्य को आदेश दिया गया कि अनुच्छेद 40 के तहत राज्य ग्राम पंचायतों की स्थापना करने का प्रयास करेगा। उन्हें ऐसी शक्ति प्रदान करेगा जो स्वायत्त स्थानीय शासन के लिए आवश्यक हो।
तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। बिहार सरकार द्वारा पंचायती राज अधिनियम 2006 लागू किया हुआ है, जिसको समय समय पर संशोधन किया जाता है। अनुच्छेद 13 के तहत राज्य कुटीर उद्योग का स्थापना करने का प्रयास करेगा। आप कुटीर उद्योगों के लिए देखेंगे तो MSME एक्ट 2006 है, उसके तहत बहुत सारा योजना जो है लागू किया हुआ है। कोई योजना का नाम लिख दीजिए, क्रियान्वयन किया है। अनुच्छेद 46 के तहत राज्य को कहा गया है कि SC/ST या दुर्बल वर्गों के हितों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। तो आज SC/ST को, कमजोर वर्गों को सरकारी नौकरी में, शिक्षण संस्थानों में आरक्षण दिया गया है। ग्राम पंचायतों में, लोकसभा, विधानसभा में आरक्षण, उनके लिए सीटों का आरक्षण किया गया है। महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण किया गया है, देख रहे हैं। उसके बाद जो है अनुच्छेद 47 मादक पेय यानी शराब पे मद्य निषेध का प्रयास करेगा। गांधीवादी सिद्धांत है। तो बिहार सरकार मद्य निषेध अधिनियम 2016 पारित किया हुआ है। बिहार में मद्य निषेध लागू है। भारत के कई राज्यों में मद्य निषेध, गुजरात में भी शराब की बंदी है, नॉर्थ ईस्ट में भी कई राज्यों में शराब की बंदी की गई है। गाय बछड़ों की हत्या पर रोक लगाएगा। तो पशु क्रूएल्टी से जुड़े हुए अधिनियम लागू किया हुआ है। गाय पशुओं पर जो है अवैध हत्या का रोक लगा दिया गया है कई राज्य सरकारों द्वारा। तो ये गांधीवादी सिद्धांत है। अब उदारवादी सिद्धांत देखिएगा। 48 में कहता है कि राज्य पर्यावरण संरक्षण की व्यवस्था करेगा। तो पर्यावरण संरक्षण करने के लिए वन जीव अधिनियम 1972 है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है, वन अधिनियम है, जल संरक्षण अधिनियम, जल उपकर अधिनियम, ये सब लागू किया गया है। जैव विविधता एक्ट 2002 है, बायोडाइवर्सिटी एक्ट, ये जो है इसको लागू किया गया है। अनुच्छेद 39 के तहत राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के संरक्षण करने का राज्य को आदेश दिया गया है कि जो भी राष्ट्रीय महत्व के स्मारक है उसकी रक्षा करने का प्रयास करेगा। तो यह काम जो है भारतीय पुरातत्व विभाग करता है। तो भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई है और भारत के जितने भी राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं उसकी रक्षा की जाती है। अलग अलग संग्रहालय का गठन किया गया है। साथ ही साथ प्रसाद योजना, हृदय योजना लागू चलाया जा रहा है। अनुच्छेद 50 में और अनुच्छेद 44 में कहता है कि समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रयास करेगा। UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो आप उसको लागू करने की दिशा में सरकार जो है 3 तलाक को अवैध घोषित किया है। सरकार इसके लिए एक समिति का गठन किया है। अनुच्छेद 50 कहता है कि राज्य जो है कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने का प्रयास करेगा। तो CRPC के तहत जो है इसको अलग कर दिया गया है। अनुच्छेद 51 के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए राज्य प्रयास करेगा। तो अनुच्छेद 51 के तहत जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए भारत सरकार प्रयास कर रहा है। पंचशील योजना जो है लागू भारत का है। गुटनिरपेक्ष नीति है, वसुधैव कुटुंबकम है, एक्ट ईस्ट नीति है, पहले पड़ोस नीति है। इन सब संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशनों में भारत सरकार योगदान करता है। अभी G20 की सम्मेलन की अध्यक्षता किया था। तो इन सब के माध्यम से भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में भी योगदान कर रहा है। हम इसमें एक चीज छोड़ दिए हैं अनुच्छेद 39 के तहत। देखिए अनुच्छेद 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ तत्वों का उल्लेख किया गया है। अब क्या है, पुरुष और स्त्री दोनों के लिए जीविका का समान अवसर का व्यवस्था करेगा। महिला, बच्चों, दुर्बल वर्गों के स्वास्थ्य का दुरुपयोग न हो इसके लिए राज्य प्रयास करेगा। समझ रहे हैं। स्त्री पुरुष के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन देगा। संसाधनों का समुचित समान वितरण होगा। इसके लिए जो है अनुच्छेद 39 में राज्य द्वारा कुछ अनुसरणीय तत्व है जो हम आपको बताए हैं। अभी सबके लिए क्या प्रयास किया गया है? समान वेतन अधिनियम के तहत 1976 के तहत स्त्री पुरुष समान कार्य के लिए समान वेतन दिया गया है महिलाओं को। अगर सरकारी स्कूल में महिला पढ़ा रही है, पुरुष पढ़ा रहा है तो दोनों के वेतन समान है। भूमि सुधार क्रियान्वयन किया गया है। आयकर अधिनियम है, समझ रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, बच्चों की
स्वास्थ्य के लिए ICDS कार्यक्रम शुरू किया गया है बच्चों की के लिए जो है। तो ये सारे प्रयास जो है किए गए हैं। बस एक गलत शब्द लिखना है, बहुत पूरा लिख भी नहीं पाएंगे, आपके पास टाइम नहीं मिलेगा, तो इतना याद रख लीजिएगा। समझ रहे हैं? PDF बार बार पढ़िएगा। तो यही जो है निर्देशक तत्व देख लिए हैं, उसके क्रियान्वयन हम बोल दिए हैं। अब हम लोग देखेंगे कि आखिर इस निर्देशक तत्वों का अभी तक पिछले 75 वर्षों में कहाँ तक क्रियान्वयन हुआ है। तो इसके क्रियान्वयन देखेंगे, इसकी उपलब्धि देखिए। क्रियान्वयन तो देख लिए, सबके लिए योजना चलाया गया है, कानून बनाया गया है। अब इसकी उपलब्धि क्या है? तो सबसे पहले साक्षरता में वृद्धि देखिएगा। 1991 में भारत की साक्षरता दर 18.73% थी, जो 2011 में 73% हो गया है। कहाँ 18 कहाँ 73 देख रहे हैं। इसके क्रियान्वयन के लिए जो कानून बनाया गया था शिक्षा के लिए, आज उसी का परिणाम है। प्रति व्यक्ति आय 1950-51 में 265 रुपया प्रति व्यक्ति आया था चालू मूल्यों पर। 22-23 में बढ़कर 1,70,620 करोड़ रुपया हो गया, 620 रुपया हो गया, यानी 265 से 1,70,620 रुपया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखेंगे तो 1998-91 में भारत में जो है संस्थागत प्रसव जो है 26.1 था, जो NHFS 5 के तहत देखेंगे 19-21 के बीच तो 88.66 हो गया है, 6 हो गया है। TFR रेट देखेंगे, प्रजनन रेट 1950 से 5.7 जो 19-21 में NHFS 5 में 2 हो गया है, यानी जन्म दर में गिरावट आ रही है। इसका अर्थ है लोगों की संपन्नता बढ़ रही है। इसी तरीके से शिशु मृत्यु दर 1992-93 में 78.5 था, जो 19-21 में घटकर 35.2 हो गया है। जीवन प्रत्याशा देखेंगे 1951 में 37.2 वर्ष था, 1951 में, जो 14 से 18 69.4 वर्ष हो गया है। तो सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में देखें पर्याप्त उपलब्धि हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ चुनौती है। अगर समीक्षा आ जाएगा, क्रियान्वयन की समीक्षा आ जाएगा, तो दोनों में इसको दोनों लिखिएगा। समझ रहे हैं? तो इन तथ्यों से आपको स्पष्ट हो रहा है कि सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में, यानी अनुच्छेद 38 के तहत कहा गया था कि राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करेगा जिसमें सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की प्राप्ति हो। तो सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में पर्याप्त उपलब्धि है आर्थिक क्षेत्र में, लेकिन इसके बावजूद भी चुनौती है। सबसे पहले आय असमानता। ऑक्सफोर्ड इंडिया का रिपोर्ट आया था, ऑक्सफोर्ड इंडिया का रिपोर्ट, उसके अकॉर्डिंग जो है भारत असमानता रिपोर्ट में कहा गया है कि इस देश में 50% लोगों के पास इस देश के कुल धन का 3% है, और इस देश के 21 अरबपतियों के पास इस देश के 73% लोगों के जितना जो है धन है। 21 अरबपतियों के पास 70 करोड़ से अधिक लोग, 70 करोड़ से के लोगों के पास जितना धन है उतना इस देश के 21 अरबपतियों के पास है। तो असमानता बढ़ता जा रहा है। मानव विकास सूचकांक जो है 22 में 191 देशों में भारत 132वें स्थान पे है। विश्व भूखमरी सूचकांक 2023 में 125 देशों में 111वें स्थान पर है। तो सामाजिक आर्थिक क्षेत्र में पर्याप्त प्रगति हुई है। विश्व में जो है अरबपतियों की संख्या भारत बढ़ रहा है। विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है भारत का साख वैश्विक स्तर बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी आय असमानता, मानव विकास, भूखमरी सूचकांक में भारत की स्थिति कमजोर है। देख लिए ना, तमाम उपलब्धि के बावजूद अभी भी चैलेंजिंग है। अब हम लोग देखेंगे नीति निषेध तत्वों का महत्व। तो नीति निषेध तत्वों का क्या महत्व है यह जानना है। देखिए, यह नीति निषेध सिद्धांत जो है नीति निषेध सिद्धांत नागरिकों को राज्य के प्रति जो है ये विभिन्न सरकारों को, नीति निषेध तत्व जो है विभिन्न सरकारों को नागरिकों के प्रति
एक सकारात्मक दायित्व का बोध कराती है। क्योंकि सरकार को क्या करना है नागरिक के लिए, इसका बोध जो है यह सिद्धांत कराती है। कोई भी सरकार नागरिकों के लिए क्या करेगा, ये उसकी दायित्व यही सिद्धांत को लागू करना है। और नीति से सिद्धांत जो है को कोई भी सरकार जो है अवहेलना नहीं कर सकता है, क्योंकि सभी सरकारों को इसको लागू करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे ही इसको लागू नहीं करेगा सरकार अलोकप्रिय हो जाएगा। और यह विभिन्न भावी सरकारों को जो है मार्गदर्शन करता है। अलग अलग दलों की सरकार होती है, कभी दक्षिणपंथी सरकार, अभी बीजेपी की सरकार दक्षिणपंथी सरकार है, कांग्रेस को वामपंथी सरकार माना जाता है। तो अलग अलग राजनीतिक दलों की सरकार होती है। तो यह सिद्धांत जो है सभी राजनीतिक दलों को एक सीमा में बांधता है कि आपको यही काम करेगा। आपकी पार्टी की विचारधारा कुछ भी हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो या कोई भी पार्टी, लेकिन सबकी विचारधारा अलग अलग होगी, लेकिन काम उसको सत्ता में आने के बाद इसी को लागू करना होगा। तो विभिन्न दलों की सरकारों को या विभिन्न विचारधाराओं की सरकारों को एक मार्गदर्शन प्रदान करता है। और यह एक नैतिक उद्देश्य के रूप में कहा जाता है। नीति सिद्धांत एक नैतिक उद्देश्य के रूप में है, शुभ इच्छा है, इसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन नैतिक उद्देश्य के रूप में भी इसका व्यापक महत्व है। फ्रांस, ब्रिटेन के मैग्ना कार्टा, फ्रांस के नागरिक घोषणा, अमेरिका के सिद्धांत की प्रस्तावना, इसका कोई कानूनी महत्व नहीं है जैसे निर्देश तत्व का है, लेकिन फिर भी उस देश के इतिहास पे, देश की शासन व्यवस्था पे सकारात्मक असर पड़ता है। अगर आप विभिन्न संतों का अलग अलग नैतिक उद्देश्य सुनते हैं तो उसको जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं, तो भले ही नीति निर्देश तत्व जो है कानूनी रूप से इसको लागू नहीं कराया जा सकता है, इसको लागू करवाने के लिए राज्य को बाध्य नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी यह शासन के लिए एक मार्गदर्शन का काम करता है, एक नैतिक उद्देश्य के रूप में काम करता है। नीति निर्देश तत्व जनता को इस बात का अस्त्र प्रदान करता है कि वो शासन के मूल्यांकन कर सके। अगर कोई सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, दुर्बल वर्गों के लिए, राष्ट्रीय स्मारक के लिए, कृषि पशुपालन के लिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के लिए, उद्योग के लिए, खास सुरक्षा के लिए काम नहीं करेगा तो वो अलोकप्रिय हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो इसका भी यह निर्देशन जनता को शासन की जो है मूल्यांकन करने का एक अस्त्र प्रदान करता है। समझ रहे हैं? अब इसकी चैलेंजिंग क्या है, चैलेंजिंग देखेंगे और मौलिक अधिकार के बीच संबंध देखेंगे। अब हम नीति निर्देशन सिद्धांतों की आलोचना करेंगे कि किस आधार पे इसकी आलोचना की जाती है, उसकी लिमिटेशन क्या है। सबसे पहले यह सिद्धांत न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 37 सीधे कहता है कि भाग 4 में दिए गए सिद्धांत न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता, लिखा है। तो यानी न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता, तो यह यानी एक तरह से राज्य की इच्छा पर छोड़ दिया गया है, राज्य इसको लागू करे या नहीं लागू करे। समझ रहे हैं? राज्य की इच्छा पे है। इसीलिए राज्य क्या करता है कि वंचित तबकों के कल्याण के लिए वो विशेष पहल नहीं करता है, हमेशा विशेष वर्गों के दबाव में काम करता है। अगर इसको लागू नहीं करवाया जा सकता तो राज्य की मनमर्जी है, काम करे नहीं करे इसके लिए। तो इसलिए इसको नैतिक उपदेश कहा गया है। प्रोफेसर केटी शाह जो है कहा है कि निदेशक तत्व जो है एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंकों की इच्छा पर छोड़ दिया गया है, इसे शुभ इच्छा कहा जाता है। समझ रहे हैं? क्योंकि इसको क्रियान्वित नहीं किया जा सकता है। दूसरा है कि इसके कई सिद्धांत व्यवहारिक नहीं है, जैसे मद्य निषेध का सिद्धांत। स्वतंत्र अर्थव्यवस्था के प्रतिपादकों का मानना है कि मद्य निषेध करने से राजस्व नुकसान होता है, शराब के अवैध कारोबार को बढ़ावा मिलता है, शराब की तस्करी बढ़ती है, और शराबबंदी करके लोगों को नैतिक प्राणी नहीं बनाया जा सकता है। नैतिकता थोपी नहीं जाती है, अंदर से आती है नैतिकता।
तो यह कहकर इसलिए मद्य निषेध वाला सिद्धांत व्यवहारिक नहीं है। और विवाद, अब देखिए संविधान सभा के सदस्य के संथानम जो है नीति निषेध सिद्धांत, उनका कहना मानना था, उनकी आशंका थी कि इस सिद्धांत से केंद्र राज्य के बीच, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के बीच और मुख्यमंत्री राज्यपाल के विवाद पैदा होंगे। और आज विवाद दिख रहा है। अब मान लीजिए शराबबंदी कानून बिहार सरकार लागू किया है, राज्यपाल तैयार नहीं है। जातिगत सर्वे जो है कराया, राज्यपाल मंजूरी नहीं दे रही थी। आरक्षण की दायरा बढ़ाया है राज्य सरकार, लेकिन राज्य सरकार उस कानून पर हस्ताक्षर नहीं कर रहा था। तमिलनाडु सरकार राज्यपाल में विवाद पैदा हो गया है। तो राज्य मान लीजिए फ्री का जो है कुछ बंटवारा दे रहा है। दिल्ली सरकार में देखिए डोर स्टॉप योजना शुरू किया था, घर घर राशन पहुंचाया जाएगा, ऊपर राज्यपाल मंजूरी नहीं दिया। मान लीजिए कोई राज्य सरकार आरक्षण का दायरा 75% कर रहा है, लेकिन राज्यपाल उसको मंजूरी नहीं देता है। साथ ही साथ बिहार सरकार को विशेष राज्य का दर्जा चाहिए, विशेष अनुदान चाहिए, सामाजिक आर्थिक विकास की योजनाओं को लागू करने के लिए केंद्र द्वारा अनुदान नहीं दिया जाता है। तो विवाद पैदा किस लिए हुआ है? राज्य सरकार कहता है कि हम टीपीएसपी के सिद्धांत को लागू कर रहे हैं, शिक्षा पर खर्च करना है, स्वास्थ्य पर खर्च करना है, गरीबी निवारण पर खर्च करना है, उद्योग के विकास पर खर्च करना है, राज्य के विकास पर खर्च करना है, केंद्र अनुदान नहीं देता है। विवाद पैदा हो रहा है इसको लेकर। साथ ही साथ प्रभुता संपन्न राज्य में स्वाभाविक है। देखिए इस पहले क्या था कि 1935 के अधिनियम में गवर्नर जनरल आदेश देता था स्टेट गवर्नर को, उस समय आदेश दिया जाता था। लेकिन वर्तमान समय में प्रभुता संपन्न, जो कि भारत एक प्रभुता संपन्न राज्य है, तो इस तरह के राज्य में आदेश देना स्वाभाविक नहीं है कि कोई भी भावी सरकार को आप आदेश नहीं दे सकते हैं कि आपको ये काम करना है। तो मुझे लगता है कि ये सिद्धांत अस्वाभाविक है। और आज भी नीति निषेध सिद्धांत में कई ऐसे सिद्धांत हैं जिसकी क्रियान्वयन अभी तक नहीं हो पाई है, जैसे समान नागरिक संहिता। सुप्रीम कोर्ट 8 बार लागू करने के लिए विचार करने को जो है सरकार को कहा है, लेकिन आज तक इसको लागू नहीं किया जा सका है। तो ये चुनौती है। अब हम लोग देखेंगे कि मौलिक अधिकार और निर्देशित तत्व में संबंध, तो दोनों के बीच संबंध को हम समानता असमानता में बांट कर दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले संबंध को देखने के लिए उसकी समानता देखिए कि दोनों में क्या समानता है। तो सबसे पहले है कि दोनों का लक्ष्य एक ही है, मूल अधिकार और निर्देशित तत्व, व्यक्तित्व का विकास, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की प्राप्ति। दोनों का व्यक्तित्व का विकास और कल्याण, सामाजिक क्रांति की प्राप्ति, दोनों का लक्ष्य है। दूसरा है कि दोनों की उत्पत्ति समान समय में हुई है। उत्पत्ति जो है, चूंकि दोनों का उत्पत्ति जो है कराची अधिवेशन से होती है। 1931 के कराची अधिवेशन में सामाजिक आर्थिक विकास ने कई कार्यक्रम की घोषणा की गई थी, मौलिक अधिकार के प्रस्ताव पारित किए गए थे। उसके बाद संविधान सभा में अस्पृश्य समिति जो है अधिकार को 2 भागों में बांटा था। एक अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय, जो मौलिक अधिकार भाग 3 में रखा गया था। वैसा अधिकार जो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे उसको भाग 4 में रखा गया था। तो दोनों की उत्पत्ति समान है और दोनों का उद्देश्य समान है, तो ये बड़ी समानता है। लेकिन असमानता भी है। मौलिक अधिकार नकारात्मक है, यानी राज्य को कहता है कि वह इन अधिकारों में कोई अतिक्रमण नहीं करेगा, इन अधिकारों को काट का प्रयास नहीं करेगा, प्रतिबंध नहीं लगाएगा। लेकिन निर्देशित तत्व सकारात्मक है, यानी राज्य को कहता है कि इसको लागू करने के लिए राज्य कानून बनाएगा। मूल अधिकार न्याय संगत है, यानी न्यायालय द्वारा इसको लागू करवाया जा सकता है, लेकिन राज्य की निजी स्थिति न्यायालय द्वारा कार्यान्वित नहीं कराया जा सकता है। अनुच्छेद 37। मूल अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। मूल अधिकार के माध्यम से व्यक्तिगत और राजनीतिक अधिकार दिए गए हैं, और निदेशक तत्व के माध्यम से, नीति निदेशक तत्व के माध्यम से सभी संपूर्ण समुदाय के कल्याण की बात कही गई है। उसके बाद जो है असामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है।
मूल अधिकार लागू करने के लिए कानून बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि कुछ अधिकार को लागू करने के लिए कानून बनाने की जरूरत है, लेकिन नीति निष्ठ सभी नीति निष्ठ सिद्धांतों को लागू करने के लिए कानून बनाने की जरूरत है। लेकिन अब देखिए दोनों में संबंध जो है, अब देखिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय 1951 में सुप्रीम कोर्ट जो है चंपकम दोराइजन केस में मूल अधिकार को निदेशक तत्वों की तुलना में सर्वोच्च बताया था। फिर 1967 में इसको जो है सुप्रीम कोर्ट दोहराया, फिर मूल अधिकार की तुलना में नीति सिद्धांत की तुलना में मूल अधिकार को सर्वोच्च बताया है। 1973 में केशवानंद ने जो है एक नई धारणा जो है प्रतिपादित किया सुप्रीम कोर्ट, नई धारणा। और नई धारणा क्या है वो देखिएगा, मूल अधिकार निदेशक दोनों जो समान रूप से मौलिक है और निर्देशक तत्वों को क्रियान्वित न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं कराया जा सकता है। यानी मूल अधिकार और निर्देशक दोनों समान रूप से जो है क्या है, महत्वपूर्ण है, मौलिक है, लेकिन निर्देशक तत्व को न्यायालय द्वारा क्रियान्वित नहीं कराया जा सकता है। अगला पॉइंट था मूल अधिकार निर्देशक तत्व दोनों एक दूसरे के अनुपूरक है, दोनों एक दूसरे के पूरक है, याद रखिएगा, और दोनों एक दूसरे को पूर्णता प्रदान करता है। यानी मूल अधिकार निर्देशक तत्व दोनों एक दूसरे के पूरक है और दोनों एक दूसरे को पूर्णता प्रदान करता है और दोनों एक दूसरे के मौलिक है। सुप्रीम कोर्ट केशवानंद भारती बाद में कहा था 1973 में, 1980 में मिनर्वा मिल्स वाद में सुप्रीम कोर्ट जो है मूल अधिकार निर्देशक तत्व को दोनों संबंधों को जो है समन्वय और संतुलनकारी बताया और मूल अधिकार निर्देशक तत्व के संबंधों को जो है समन्वय और संतुलन को सिद्धांत का आधारित ढांचा का भाग कहा है। और न्यायालय कहा कि अगर हम ये दोनों में से मूल अधिकार निर्देशक तत्वों में से किसी एक को अगर हम प्राथमिकता देते हैं तो इस संविधान की जो है सद्भावनावादी सिद्धांत है, संविधान की सद्भावना के साथ जो है ठेस संविधान के सद्भावना को ठेस पहुंचेगा। दोनों एक गाड़ी के दो पहियों के समान है, एक पहिया के बिना गाड़ी के कोई महत्व नहीं है। उसी तरीके से मौलिक अधिकार के बिना निर्देशक तत्व का कोई महत्व नहीं है, निर्देशक तत्व के बिना मौलिक अधिकार का कोई महत्व नहीं है। यानी एक गाड़ी के मतलब एक ही जो धुरी होता है, एक ही धुरी के दो पहिया जो है बताया है। एक पहिया के बिना दूसरा पहिया कोई महत्व नहीं होता। उसी तरह से मौलिक अधिकार निर्देशक तत्व एक ही गाड़ी के दो पहिए है। समझ रहे हैं? ये संबंध है। इस कुल मिलाकर आप देखेंगे दोनों का लक्ष्य समान है, उत्पत्ति समान है, दोनों में कुछ असमानताएं जरूर है, लेकिन दोनों का उद्देश्य सेम है। मूल अधिकार और सिद्धांत यानी मूल अधिकार और निर्देशक सिद्धांत दोनों जो है भारत के भूत और भविष्य को जोड़ता है और भारत में सामाजिक क्रांति की स्थापना करता है। यानी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय का मार्ग प्रशस्त करता है। समझ रहे हैं? तो ये जो है निर्देशक तत्व से जुड़ी चीजें हैं। अब हम मौलिक कर्तव्य पढ़ाएंगे। अभी राष्ट्रपति अभी चलेगा, पार्लियामेंट, अभी पॉलिटी में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पढ़ाएंगे।